नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय आप सभी को पता है कि लोकसभा 2024 की जिस तरीके से परिणाम आने शुरू हो गए हैं, उससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ सोचने पर विवश होंगे बड़े नेता जो कि 400 पार का नारा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो काफी उत्साह और उल्लास इस समय कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच में नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि परिणाम तो उनको भी पता थे कि वो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने एनडीए को फाइट दी है और जिस तरीके के परिणाम उनके फेवर में आए हैं, उससे यह जरूर जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कहीं ना कहीं आकलन करने में कहीं ना कहीं चूके हैं। उसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं और सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे आधार ग्रुप के डायरेक्टर दिलीप शर्मा जी हमारे साथ में है, जो आज इस चर्चा पे आपको अपना जो व्यू है वो देंगे और बताएंगे कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है और क्यों कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। इसी पर चर्चा में हमारे साथ में समाज सेवी राजा चौहान जी हैं, जो कि बहुत गहराई से राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं और इनका जो प्रभाव है वो भी काफी है। हमारे साथ में प्रशांत सोनी जी हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं अकाउंटिंग के। इनसे हम अकाउंटिंग की भाषा में थोड़ा सा जानेंगे कि जो गणित था, जो संख्या बल था, आखिर कैसे कम रह गया बीजेपी का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दिलीप शर्मा जी से और उनसे जानना चाहूंगा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो परिणाम आया है वो आया है अयोध्या से, जहां पूरे भारत में चर्चा हो रही थी। भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया था और उसी प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिसका श्रेय लेकर के पूरे भारत में जीतना चाहती थी, लेकिन अयोध्या में ही ऐसा सामने परिणाम आया है कि चुनाव हार चुकी है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सभी को नमस्कार। इसके पीछे का ये जो कारण है मैं समझ पा रहा हूँ, वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं वहाँ के वोटर के मन को समझने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चूक की गई है, उसके वोटर के मन को नहीं समझे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी के साथ अगर बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उस अयोध्या को, उस फैजाबाद को अयोध्या के माध्यम से, श्री राम मंदिर के माध्यम से विश्व पटल पर जो भाजपा लेकर के आई थी, 500 साल से जो मंदिर विचारशील था, बना नहीं था, वो मंदिर के माध्यम से आज भाजपा फैजाबाद को, अयोध्या को विश्व पटल पर लाई है। उसके साथ ये निश्चित ही कहा जाएगा कि फैजाबाद की जनता ने धोखा किया है और बीजेपी उस जनता के मन को समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने धोखा दिया बीजेपी को। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात से, कितना सहमत हैं? क्योंकि जहां एक तरफ आलीशान एयरपोर्ट बनाया गया, आलीशान रेलवे स्टेशन बनाया गया, लाखों करोड़ों रुपए के विकास अयोध्या में किए गए, फिर भी चुनाव हार गए। देखिए, मेरे हिसाब से धोखा तो नहीं कहेंगे इसको ये कहना चाहिए कि कई मायनों में जब बीजेपी जब काम कर रही है तो कई मायनों में कहीं ना कहीं कुछ विरोध भी होता है जनता का। जनता चाहती है कि पूरी तरीके से उनकी बात सुनी जाए। अब क्या होता है, गहरी चोट तब दी जाती है जब चुनाव आ रहे हों। अब राम मंदिर का मुद्दा जो था वो पिछले चुनाव में भी रहा, इस चुनाव में भी रहा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें मात खा गई कि जो राम मंदिर का मुद्दा था वो इस चुनाव में उन्होंने भरपूर तरीके से देने के प्रयास किया, बट वो सफल नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ मोदी लहर जो पहले थी वो अब नहीं थी। जो देखा गया चुनाव में, चुनाव के वक्त भी देखा गया कि मोदी लहर नहीं थी। यहाँ 400 पार का नारा बीजेपी देती आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी जी ने कि 400 पार का नारा सिर्फ साइकोलॉजी से खेलना था, उनकी दिमाग से खेलना था। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उनका कहीं ना कॉन्फिडेंट लो हुआ कि कहीं ना कहीं उनका मोदी फैक्टर, राम मंदिर फैक्टर वो नहीं चल पाया। ये बात सही है कि राम मंदिर बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए बीजेपी बधाई के पात्र है, पिछले चुनाव में भी, इसमें भी। लेकिन जो मुद्दे अभी थे, जैसे कि कहीं ना कहीं पूरे देश में जो मुद्दा चले, विरोध के कई आंदोलन चले, मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, जातिगत आंदोलन चले, वो आंदोलन बहुत प्रभावशाली थे और पूरे देश में देखा गया, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो और चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह देखा गया कि यहाँ बीजेपी की सीटें भरपूर आती थी, वहाँ बीजेपी की सीटों में कमी ही नहीं आई है, आधी से भी कम हो गई हैं वहाँ सीटें। तो ये सीटें प्रभाव जो राम मंदिर का था वो ना देख के विरोध जो हुए, आंदोलन विरोध हुए,
विपक्ष ने जो कहीं ना कहीं झूठे कुछ नारे लगाए गए, वो झूठे ही थे, आम जनता जानती है। लेकिन जो जनता जहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इंटेलेक्चुअल जो लोग नहीं पहुँच पाए, नहीं बता पाए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को, वो बातें जो झूठी नारे लगाए गए वो सफल हुए उसमें लगाने में। वो जैसे आरक्षण के मुद्दे थे कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, और संविधान के साथ खेल रहे हैं बीजेपी के लोग, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। ये झूठे मुद्दे थे, क्योंकि ये ऐसा होना है नहीं, आरक्षण समाप्त होना नहीं है, संविधान को आप इतना चेंज कर नहीं सकते। तो ये झूठे मुद्दे थे सरकार विपक्ष की, तो वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पे विपक्ष सफल हुई। इसके लिए जो आम जनता तक बीजेपी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई जनता को कि ये मुद्दे ये बता रहे हैं ये गलत हैं। उन्होंने अपनी राजनीति जो राम मंदिर और जो वो की मोदी फैक्टर थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ काम नहीं आया उनका। फैजाबाद ही क्यों? लगभग 35 से ज़्यादा सीटें हैं जो कि इस समय बीजेपी हारने की कागार पे जा रही है। इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है यूपी, जो कि बीजेपी का गढ़ बन गया था, क्यों चूक हो गई बीजेपी से? जहाँ तक मैंने जो भी विज़िट की हैं लास्टली, क्या जो मुद्दे थे, आप धर्म के आधार पर इस देश को नहीं चला सकते, ये कहीं ना कहीं सत्यता है। और ये जनता ने बताया भी है कि सिर्फ राम मंदिर या बाकी सारी चीज़ों के साथ आप नहीं चल सकते। हाँ, कांग्रेस के पास मुद्दे थे और उन्होंने लास्ट में उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा लेट की। लेट करने के बाद में डिजिटल मार्केटिंग भी हमने देखी, बहुत लेट चालू हुई, लेकिन उन्होंने अच्छे मुद्दों के साथ गए। अग्निवीर एक मुद्दा था जो उनकी ब्रांडिंग में उन्होंने हेल्प किया। राहुल गांधी जी की यात्राओं ने निश्चित रूप से पिछली बार से 40 से 50 सीटें इंडिविजुअली कांग्रेस को बढ़त दी। और उसके बाद ठीक है, गठबंधन तो अभी काम कर रहा है, गठबंधन का नेता कौन होगा वो एक सब बात की चीज़ें हैं। अब बहरहाल अभी तो कांग्रेस को बधाई है अमेठी वापसी की। राम मंदिर का फायदा क्यों नहीं मिला? जरा इस पर थोड़ा सा। राम मंदिर का फ़ायदा ऐसे मिल सकता है, ये एक लोकतांत्रिक देश में बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि आपको फ़ायदा मिलेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। फ़ायदा तो मोदी जी की बहुत सारी चीज़ों से नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में वॉर हो रहे थे तो लोग जो बाहर हमारे भाई बंद फंसे हुए थे और जो नहीं भी थे, वो भारत का झंडा लेके बाहर निकले थे। तो विश्व पटल पर तो हम थे और बहुत अच्छा प्रयास हुआ उन सब चीज़ों को लेके, लेकिन आम जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। अग्निवीर का थोड़ा सा तो लॉस मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हुआ। कांग्रेस ने उसको अपनी ब्रांडिंग में, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको प्रचारित अच्छे तरीके से किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ रही कि जिससे लगा कि नहीं, हाँ हम जीत सकते हैं। आपके अनुसार ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज रही, लेकिन मैं दीप जी के पास फिर से जाना चाहूंगा और मैं इस पे थोड़ा सा गहराई से, अगर मैं मतलब जो मैंने अध्ययन किया है, आप कितना उस बात से सहमत हैं? लास्ट टाइम पर चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने जब ये कहना शुरू किया कि हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ऐसा आपको संभावनाएं लग रही है कि मुस्लिम समाज जो है वो यूपी में एकजुट नजर आया, एक तरफा नजर आया, हिंदू समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा? आप कितना सहमत हैं मेरी इस बात से? बिल्कुल, इस बात से मैं पूरा ताल्लुक़ रखता हूँ। मुस्लिम समाज निश्चित ही उत्तर प्रदेश के साथ दूसरी भी बहुत सारी सीटों पर, कई जगह बातचीतों के दौरान, डिबेट्स के दौरान भी इस चीज़ को सुनने में आया। समाज के लोगों से भी, जब हमारे रिपोर्टर्स ने भी जाकर के ग्राउंड पे बात की तो वहाँ पर भी जाकर के देखा गया। अभी आप ग्वालियर को ही देख लीजिए, आपके ग्वालियर में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से कांग्रेस को भरपूर वोटिंग हुई है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो मुस्लिम समाज एकत्र हुआ, एक साथ हुआ, उसका खामियाजा बीजेपी को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा। हिंदू तो शुरू से बटा हुआ है, हिंदू शुरू से बटा हुआ है, इसलिए बीजेपी को एक दोहरा नुकसान हुआ। कांग्रेस, आपको मैं शब्दों में अगर बोलूं तो मुस्लिम के एक होने का नुकसान हुआ और हिंदू के बटे होने का डबल नुकसान हुआ है। इसलिए बीजेपी की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें काफ़ी हद तक नीचे गिर गई हैं। राजा भाई, मैंने अभी चुनाव प्रचार जब चल रहा था तो लगभग 18 से लेकर 20 गांव में खुद जाकर के सर्वे किया, और ऐसे कई मुस्लिम बाहुल्य गांव थे जहां पर जब मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, तो लगभग सभी योजनाओं का लाभ वो गांव के लोग जो थे वो मुस्लिम लोग उठा रहे थे। लेकिन जब वोट के लिए मैंने पूछा तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी से योजनाओं का फायदा तो ले लेता है, लेकिन वोट देने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को या बीजेपी को वोट देने में हिचकता है? योजनाएं तो सरकार की तरफ से आती हैं, बीजेपी की नहीं है योजना। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का, भारत सरकार का है, और
बीजेपी की योजना आप उसको ना प्रयोग करें, मुझे लगता है भारत सरकार की योजना है। अब कर दे कौन रहा है उस वक्त? सरकार किसने बनाई है? हिंदू मुस्लिम ने मिलकर सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि मुस्लिम वोट इस वक्त 1% लगभग, पिछली बार शायद 9% था, इस बार 3% बताया गया कि 3% है, लेकिन परंतु जो धरातल पर बात की जाए तो 1% के आसपास मुस्लिम वोट दिया है भाजपा को। अब भाजपा को वोट मुस्लिम इसलिए कम दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं जब मंचों पे जब भाषण दिए गए मोदी जी द्वारा एवं अपने नड्डा जी द्वारा, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा, साफ साफ कि हम मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे वक्तव्य दिए गए थे, इसमें मुस्लिम विरोधी भाषा थी, तो उसमें मुस्लिम वोट कम हुआ है। अब बात आती है कि हिंदू वोटरों पे। अब जब भाजपा आई है मध्य प्रदेश में देखा जाए या केंद्र सरकार में देखा जाए, जातियों में बांटने का काम भाजपा का रहा है इसमें हमेशा। आप जातियों में भेदभाव करने का काम भाजपा का रहा है। क्यों करते हैं भेदभाव? हमारा ये सवाल है भाजपा को। जातियों में ना बांटें, हिंदू अगर बट रहा है तो क्यों बट रहा है? कारण क्या है? क्या आपने नहीं देखा गया कि बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े दंगे हुए हैं, भाजपा के राज में दंगे हुए, भाजपा केंद्रीय सरकार में दंगे हुए, जातियों के आपस में बांटने के दिए दंगे हुए, या केंद्रीय मंत्री बीजेपी का एक रूपाला करके बोलता है राजपूतों की माँ बेटियों के बारे में, तब राजपूतों ने आंदोलन किया गया पूरे भारत में। क्यों आंदोलन हुआ? वो उसको क्यों नहीं मनाया गया? राजपूतों के नेताओं से क्यों बात नहीं की गई? क्या आप राजपूतों को कुछ समझते नहीं है? पिछली बार 2018 में जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी तब सवर्ण आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया सवर्ण आंदोलन? क्या सवर्णों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए थी? क्या उनके नेताओं से बात नहीं करनी चाहिए थी इनको? क्या सवर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए था? बनाया गया, अगर उसमें क्या आगे क्या कार्रवाई हुई, किसको बैठाला गया? बहुत सारे मुद्दे हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हिंदू हिंदू कहने से ही सिर्फ हिंदुओं का आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कहने से नहीं, काम भी करना पड़ेगा। अगर योजनाएं आप दे रहे हैं मुस्लिम समाज को, अगर कह रहे हैं कि हम योजना दे रहे हैं उनको, हमें वोट दो, अगर हिंदुओं को भी आपने योजना दी है, मुस्लिमों को भी दी है योजना, अब जाति के हिसाब से अगर बात करें, आरक्षण सबको जो आरक्षण रखा गया उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैं श्री राजपूत करणी सेना का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे कोई भी आरक्षण पे आपत्ति नहीं है, परंतु आरक्षण वहाँ तक पहुँचे और जिनको आरक्षण की ज़रूरत है वहाँ तक आरक्षण पहुँचे। आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। अब बीजेपी की बात आती है कि भैया बड़े बड़े सीटों पर ये लोग क्यों हार गए, अयोध्या जैसी सीटों पर क्यों हार गए? वहाँ पर देखा गया है कि जितने मुस्लिम पोलिंग बूथ थे, एक तरफा वोट गिरा वहाँ पर, जहाँ हिंदुओं को वोट देना चाहिए था वहाँ पर हिंदुओं ने वोट नहीं किया। बीजेपी को करने की बात नहीं है, वहाँ वोट देने ही नहीं गए कई लोग। हिंदू ने वोट नहीं दिया और मुसलमानों ने वोट दिया। मेरा प्रश्न यही था, जो दीप शर्मा जी ने उस पर समर्थन भी दिया, मेरा प्रश्न यही था, मैं सोनी जी के पास जाना चाहूंगा कि हिंदू ने वोट नहीं दिया, नाराज था हिंदू, अब बहुत सारी मांगों को लेकर के बीजेपी से नाराज था, बहुत सारे आंदोलन, जैसे कि भी राजा चौहान जी बता रहे हैं कि हिंदुओं के अलग अलग समाज के लोगों के द्वारा मतलब तमाम आंदोलन उठाए गए और उन आंदोलन की वजह से जो लोग नाराज थे उनने वोट नहीं किया। लेकिन मुसलमान जो था, मुस्लिम जो था, वो नाराज नहीं था, वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है, बस बात यह है, नाराज नहीं था। सारी योजनाएं वगैरह सब कुछ चल रही है, भारत सरकार की है, मैंने माना और उसको ले भी रहा था, लेकिन वोट नहीं कर रहा है। ये एक क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो उसको जातिगत रूप से ले जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में हैं। बात यह है कि हम कितने प्रतिशत लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि योजनाओं का फ़ायदा हिंदू भी लेता है और मुसलमान भी लेता है, और जैसा कि भाई साहब ने कहा, योजनाएं सरकार की होती हैं और उसके लिए फ़ंड के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं वो भी सरकार करती है। काफ़ी टाइम पहले तक, जो हम लास्ट टाइम हम लोग गए थे, हमने देखा था लोगों का कहना ये था कि हमारी सब्सिडी नहीं आ रही और सब्सिडी कम हो गई, सिलेंडर वहीं का वहीं है और वही पैसा घुमा के हमको दे रहे हैं। बीजेपी की कुछ योजनाएं, जैसे अगर कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की भी योजनाएं थी, वो मोदी जी की कोई योजना नहीं थी। तो स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी को एमपी में तो क्लीन स्वीप किया ही है कांग्रेस के लिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ योजनाओं के बेनिफिट मिल रहे हैं उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते कि योजनाओं का बेनिफिट दे दिया। ये तो ठीक वही बात हो गई कि भाई रात को जो भी था कुछ बट गया और वोट ले लिया। तो आप उसको ऑफिशियल और अनऑफिशियल ना करते हुए आपने एक तबके को बोलते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लेबर क्लास वर्ग का है। कई बार तो ऐसे शब्द भी होते हैं कि ठीक है मंच पर बोलना उचित नहीं है। फिर वो तबका जाता है वोटिंग करने के लिए, और जो पढ़ा लिखा अपने आप को बोलता है वो वोटिंग करने नहीं जाता। भैया हम क्या बोलते हैं उस समुदाय को? हम क्या बोलते हैं? अनपढ़, लेबर क्लास। वो वोट करने जा रहा है, वो इतना समझदार है कि उसको योजनाएं भी समझ में आ रही हैं। हम घर पे बैठ के बातें भी लंबी कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे। तो वो एक सब चीज़ें हैं, योजनाओं के बेनिफिट को उससे आप कंसीडर नहीं कर सकते और समाज में भी नहीं बांध सकते उसको। देव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं राजस्थान में
बीजेपी को झटके लग रहे हैं, यूपी में झटके लग रहे हैं, हरियाणा में भी बहुत झटके लग रहे हैं। लेकिन अगर हम आ जाएं एमपी, अगर हम चले जाएं दिल्ली, तो बिल्कुल मतलब कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया, एक भी सीट नहीं जीतने दे रहे। मतलब पूरी की पूरी सीटें आपने जीत ली। एमपी की बात करें अगर, तो दिल्ली की बात करें तो मतलब ये बदलाव, मतलब यूपी और एमपी पास पास में ही है दोनों राज्य, कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, एमपी में जो बीजेपी काम कर रही है वो, एक तो एमपी में भी हाल ही में लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव हुए हैं, तो वो पूरी तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग है, वो प्रॉपर वेल मैनेज्ड है। उसी तरीके से एमपी में जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी चौहान साहब ने एक शब्द बोला कि जो इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजपूतों के विरुद्ध, सवर्ण समाज के विरुद्ध जो बयानबाजी करते हैं, वो जिसकी बदौलत इनको 2018 में एमपी से अपना शासन खोना पड़ा। जब एमपी से इन्होंने अपना शासन खोया तो उसके बाद इन्होंने कान पकड़ लिए। बताइए चौहान साहब, इस बार जो 23 में जो चुनाव हुए उस समय पे बिल्कुल कान पकड़ करके चले, इन्होंने सवर्ण विरोधी कोई शब्द नहीं दिया और सवर्ण ने फिर से इनको सहयोग दिया, जिसकी बदौलत 150 सीटों के पार गए। देखा गया सवर्ण जो समाज है वो हमेशा भाजपा का ही रहा है। वो मजबूरी में क्या होता है, अपना बच्चा अगर नाराज हो जाए तो उसको मनाना चाहिए। सवर्ण समाज जो है वो भाजपा का पूरा शुरू से भाजपा का वोटर रहा है। अगर वो नाराज है तो आप उससे बात करो ना, आप उसको अगर लावारिस तरीके से छोड़ दोगे तो वो अपनी बिल्कुल तरीके ताकत दिखाएगा, और ताकत इतनी जोर से दिखाएगा क्योंकि हमेशा याद रखिए, अपना आदमी को, हमारी लूप होल, हमारी कमजोरी अपने आदमी को पता होती है, दुश्मन को नहीं पता होती। अगर अपना आदमी अगर दुश्मनी पे उतर जाए तो आप ये मान लीजिए आपकी हार रखी हुई है। तो वो कई बार ये परिणाम आया है सामने इस चीज़ का। महिलाओं का हमने देखा है, महिलाओं ने मोदी जी को मतलब अपना बड़ा फेवरेट नेता मानती हैं और बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डालने भी गईं। जो परिणाम एमपी के आए हैं, क्या लग रहा है कि इसमें महिलाओं की संख्या हमने देखा बहुत ज़्यादा थी, तो उसका परिणाम है कि बीजेपी जीत रही है? एमपी में महिलाएं जो लाडली लक्ष्मी योजना है उससे, लाडली बहना योजना से और लाडली लक्ष्मी योजना में भी चल रही है, इन दोनों योजनाओं से एमपी की महिलाएं बिल्कुल संतुष्ट हैं। पूरे भारत में इस समय एक राज्य ऐसा है जो सीधा महिलाओं को सीधे उनके खाते में 10 तारीख से पहले पैसा दे देता है। सभी मध्य प्रदेश में अन्य सभी योजनाओं के भुगतान पर अभी रोक लगी हुई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना निकाली इन्होंने, उस पर मार्च महीने फरवरी तक की वेतन मिली है लड़कों को, उसके बाद के अब तक स्टाइपेंड के भुगतान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो लड़का 18 से 20 साल का है, उस लड़के को वोटिंग के अधिकार है, उसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। पर उस महिला को ये मालूम है कि यदि मैंने वोट नहीं दिया तो ये मेरे 1250 रुपये कल से आना बंद हो जाएंगे। तो महिलाओं ने वो वोट दिया है, वो लाडली बहना योजना को दिया है। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इनका फायदा विधानसभा में मिला था, अब लोकसभा में मिलता दिख रहा है। बिल्कुल 100% इसका ये फ़ायदा मिला हुआ है, क्योंकि मैंने खुद जो ज़मीनी धरातल पे मैं गया तो कई लोगों के छोटे छोटे बच्चे कहते हुए मैंने सुना कि इस बार कौन जीत रहा है भैया, क्योंकि हमारी मम्मी ने तो लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे कहीं, अगर भाजपा आ गई तो बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो मतलब ये सोचिए कि उनको, महिलाओं को पता है कि सिलेंडर वाली और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इन योजनाओं के तहत ये लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई ये हमारी बंद नहीं हो जाए। इस डर से महिलाओं ने वोट बढ़ चढ़ के दिया है, पहले से जो परसेंटेज है महिलाओं को बढ़ा है, और साथ साथ ये परसेंटेज पूरा भाजपा हो गया है, ये बिल्कुल तय मानिए आप। और महिलाएं, मैं समझता हूँ कि शायद है ना मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी बीजेपी वोट, इसमें तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की बिल्कुल तारीफ है, और उन्होंने क्या बढ़िया इसका प्रेजेंटेशन। और मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार में जो आंगनबाड़ी में और स्कूल्स में जो फूड की जो योजना थी जो उन्होंने लागू की थी, माननीय उमा भारती जी ने लागू की थी, उसको भी मतलब इतने कम फंड में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और कन्विंसिंग। और ये तो मैं कहूँगा कि वो मामा और भाई बनने में तो सफल रहे, वो मुख्यमंत्री बने दोबारा या भविष्य में जो भी पदों पर रहेंगे, लेकिन जो वो मामा बने हैं और जो भाई बने हैं, और निश्चित रूप से अब जिन बच्चियों को लाडली लक्ष्मी का फ़ायदा मिला है, जब उनको वो अमाउंट मिलेगा, उनकी शादी होगी, तो आप देखिएगा। बिल्कुल एक प्रश्न मेरे दिमाग में बड़े तेजी से उभर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के जब बीजेपी में आए
तो यहाँ कुछ नेताओं ने आकर के ग्वालियर में कहा कि अगर वो इतने बड़े नेता थे, खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वे इतने बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों हार गए। अब जो रुझान आ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो दोनों ही चुनाव हारने जा रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाते हैं, जैसा कि जो रुझान है परिणाम में बदल जाते हैं, तो क्या यही बात वो अपने आप से कह पाएंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में अगर बोलें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से नहीं, वो बहुत राजमाता के समय से, उनके पूर्व स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के समय से वो बड़े नेता हैं, राजघराने से आते हैं, लोगों के बीच में उनकी पकड़ है, लोगों के बीच में उनकी पहुंच है। पिछली बार वो हारे, असल में पिछली बार जो लोग आज बोलते हैं ना इतने बड़े नेता हैं, असल में उन्होंने ही चुनाव हराया था। आप जिस प्रकार सिंधिया जी ने इस बार गुना लोकसभा सीट में अपना समय दिया, आप आंकड़े उठा करके देखिए, पिछली बार उन्होंने कितना समय दिया था। उनको यूपी में चुनाव में ड्यूटी लगा दी, अपने क्षेत्र में जा ही नहीं पा रहे हैं। जब व्यक्ति अपने क्षेत्र में जाएगा ही नहीं, अपने वोटर से बात ही नहीं करेगा, तो वोट कहां से ले पाएगा। इसलिए अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर, मतलब मैं एक, आप ऐसा सोचे कि मैं बीजेपी की तरफ से बात करूंगा, कांग्रेस की तरफ से करूं, पर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं तो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस से मेरी नज़र में खत्म हो चुके हैं। पिछला चुनाव हारे, इस बार फिर चुनाव हार गए। कमलनाथ जो इनके पास छिंदवाड़ा था वो कमलनाथ जी का दिया हुआ था, कमलनाथ जी का बनाया हुआ छिंदवाड़ा था। अब छिंदवाड़ा नकुलनाथ जी का नहीं है, ठीक है, और वो निश्चित ही जाएगा, निश्चित ही जाएगा, क्योंकि कक्षा 10 में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है हिंदी में, संस्कृत में एक सुभाषितानी श्लोक आता था, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो मैं यही कहूंगा कि अब इनको, कमलनाथ जी को, दिग्विजय जी को अपनी ओर देखना चाहिए, और देख करके इस पर फिर से काम करना चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए। राजा भाई, सिंधिया जी के बारे में अभी चर्चा चल रही थी, क्या लग रहा है कि बीजेपी में आके इतनी बड़ी जीत से कुछ चेंज होगा? नहीं, हमारे भाई ने ये सही, बिल्कुल सही कहा कि वो जनता पिछले चुनाव में जो था वोटरों तक नहीं पहुंच पाए। उनके जो बीच में जो कहना चाहिए कि जो ठेकेदार होते हैं, वोट दिलवाने वाले ठेकेदार, उनसे ये कहते रहे कि वोट मिल रहे हैं भाई साहब, उनको इतने, इस जगह से इतने वोट मिल रहे हैं, पक्की जीत है। तो महाराज श्रीमंत महाराज का रिकॉर्ड जो रहा है बहुत बढ़िया रहा है। भाजपा जो है आज, वो राजमाता सिंधिया जी की देन है। उन्होंने पार्टी खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान, मतलब मैं कहूँगा उन्हीं ने, महल ने ही ये बीजेपी पार्टी बनाई है। और इसमें दो राय नहीं है कि सिंधिया जी जो हैं उनको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पैसे से भ्रष्टाचार करेंगे नहीं। वो ऐसा नेता हर कोई जानता है, वो अपने रुपए से, अपने खुद से चाहें तो वो पूरे मध्य प्रदेश चला सकते हैं। पिछले चुनाव हारा, सब लोगों ने देखा कि क्यों हारा, कारण सबको पता है कि वो वहाँ क्षेत्र में नहीं गए। इस बार सिंधिया जी ने बिल्कुल ठान ली थी कि हम पार्टी तो जिताऊँगा ही जिताऊँगा मैं, लेकिन खुद की सीट तो रहेगी, बिल्कुल एक तरफा। उनकी जैसे माता जी का निधन हुआ भी, सबको पता है, वो लास्ट में शायद जा नहीं पाए थे, कई जगह नहीं जा पाए। वो अपनी सीट से जीते। पार्टी में भी मध्य प्रदेश में जिताने का बहुत बड़ा योगदान मैं श्रीमती जी का मानता हूँ, क्योंकि वो जिस से मिले हैं, वहाँ उस क्षेत्र में गए हैं, वहाँ से वोट उनका वहाँ से हिला नहीं है, भाजपा को वोट गया है। भाजपा को वोट गया है। सिंधिया जी का आना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहा है? विधानसभा चुनाव में जब वो जीते कांग्रेस से, उसके बाद जब भाजपा में आए तो भाजपा की सरकार बनवा दी, और अब फिर से भाजपा को 29 की 29 सीटें जीत गई। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल, देखिए, भाजपा को फ़ायदा हो ना हो, ग्वालियर की जनता को, और उसके बाद गुना अशोकनगर की जनता को, और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री के रूप में जो विगत कुछ समय में उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से हवाई अड्डे बनाए हैं, ग्वालियर भी बना है, अयोध्या में तो रिकॉर्ड टाइम में बना के दिया उन्होंने, वीआईपी लाउंज से हटाए हैं, अब वो देश की जनता को बेनिफिट दे रहे हैं। और 2018 में भी जब वो कांग्रेस जीती थी तो फेस वही थे, सभी लोगों ने देखा था, फेस वही थे। फिर लास्ट टाइम पर जो भी कुछ हुआ, उनके जो डिसीजन रहे वो फिर पीछे हट गए। उसके बाद में वो उसके बाद भी काम करना चाहते थे, सूत्रों पे हैं, पब्लिक डोमेन पे भी है। जब काम नहीं कर पाए तो एक पॉलिटिशियन के लिए क्या करेगा, वो उसने पॉलिटिक्स किसी पार्टी के लिए ज्वाइन नहीं की है, वो ज्वाइन करता है पब्लिक के लिए। और जैसा कि राजघराने का और अभी वर्तमान में सिंधिया जी का, उसके पहले बड़े सिंधिया जी का, उसके पहले राजमाता जी का जो ऑरा था वो पब्लिक के लिए काम करने का था। लास्ट में भी हम देख रहे थे कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने विरोध किया,
कि किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसका फ़ायदा बीजेपी को हो ना हो, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है और पब्लिक को होना चाहिए। पब्लिक को फायदा हो रहा है। सर, स्मृति ईरानी जी जो हैं वो चुनाव हारने जा रही हैं। पहली बार उन्होंने राहुल गांधी जी को हरा करके सनसनी फैला दी पूरे भारत में, और अब चुनाव हार रही हैं। क्या लगता है जनता का मन इतनी जल्दी स्मृति ईरानी से क्यों बदल गया? देखिए, जनता का मन स्मृति ईरानी जी से नहीं बदला है। जनता का मन बाहरी और अपना, इसकी वजह से बदला है। जो वहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस ने, अभी तक क्या होता था कि गांधी परिवार दिल्ली से जाता था, वहाँ से चुनाव लड़ता था और जीत करके फिर अपने यहाँ वापस आ जाता था। इसी तरीके से स्मृति ईरानी जी भी बाहर से गई, वहाँ जाके पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, काफ़ी समय रहा, लोगों से मिले और मिलने के बाद में वो चुनाव जीत गई। उन्होंने ये साबित किया कि मैं आपके बीच ज़्यादा हूँ, गांधी परिवार कम है। अब गांधी परिवार को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ उस सीट पर उतना विकास नहीं हुआ है जितना विकास गांधी परिवार के वहाँ होते हुए होना चाहिए था। जैसे ग्वालियर को एयरपोर्ट मिला, सिंधिया जी ग्वालियर के से थे, उड्डयन मंत्री बने, उन्होंने तुरंत से सबसे पहले ग्वालियर को एक एयरपोर्ट होना चाहिए, उन्होंने ग्वालियर के लिए दिया। तो गांधी परिवार ने वो नहीं किया। अब गांधी परिवार ने अपनी भूल को सुधारा और लोकल से, जो वहां से शुरू से उनके कार्यकर्ता थे, जड़ तक जुड़े हुए थे पूरी लोकसभा सीट में, उनको टिकट दिया। तो जो स्थिति स्मृति ईरानी और गांधी परिवार के बीच बन रही थी, अब वही स्थिति स्मृति ईरानी और जो वर्तमान कैंडिडेट शर्मा जी हैं उनके बीच बनी। लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि ये हमारे बिल्कुल लोकल के हैं। ये एहसास हुआ, और इसके साथ में शायद स्मृति ईरानी का जो एक व्यवहार है अग्रेसिव वाला, क्या वो भी कहीं ना कहीं काम कर? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ओवर कॉन्फिडेंस होना, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को हराना, उनके अंदर जो आ गया था ओवर कॉन्फिडेंट कि अब मेरे सामने तो कोई दिखेगा नहीं, मैं अमेठी में चाहे जब आऊँगी वहाँ मेरी सीट पक्की है, ये वो ठान के बैठी थी। और बिल्कुल सही कहा शर्मा जी ने, बहुत शानदार बात कही है कि बाहरी नेता और वहाँ के लोकल नेता, हर दोनों ही तरफ से पिछली बार भी वही हुआ, इस बार भी वही हुआ। और बहुत अच्छी ये बात कही कि वहाँ का जो विकास था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ग्वालियर का नेता जब यहाँ का श्रीमंत जी बने, उन्होंने तुरंत विकास करने का काम किया यहाँ पर। और गांधी परिवार इतने पहले से राजनीति में है, यहाँ तक कि भारत देश आज़ाद हुआ तब से राजनीति में है। उसके बाद अपने क्षेत्र को अगर आप विकास नहीं दे पाए तो कैसे उदाहरण पेश करेंगे आप पूरे देश में कि भैया हमने उदाहरण पेश करना पड़ेगा आपको जनता के बीच में कि मैंने ये योजना आई है, इतने करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, तब जाके मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पर, इतने लोगों को पहुँचाया तो आपको भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा। इसका उदाहरण पेश करना पड़ेगा राजनीति में। जनता हमारी देश की भोली भाली है, पढ़ी लिखी जनता, बेरोजगार जनता, अनपढ़ जनता, भोली भाली जनता। इसमें कई लोग हर बार चुनाव में ही कहा जाता है जनता के बारे में ऐसा, जनता के बारे में ऐसा। भैया राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बैठे, जनता भोली भाली नहीं है, ना समझ है पूरी जनता कि अंदर एक्चुअली में है क्या डिपार्टमेंट में। मंत्रालय में जाने के पहले पीए के बाद 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने नेता चुन के भेजा, हमें उससे मिलने के लिए समय नहीं मिल पाता हमको। जनता सच में भोली भाली है, पर मैं कहूँगा कि एक दिन तो वो भी दिखा देती है कि मतलब हमें भी समझदारी है। जब इंसान को अति हो जाती है बिल्कुल कि भैया नेता नहीं मानना है, तो उसको पता है हमारी वोट की ताकत। वोटर आईडी जब बन गया तो वोट की ताकत, मतलब जनता, प्रत्येक जनता जिस पे वोटर आईडी है वो यहाँ का राजा है, महाराजा है। राजनीति में जितने नेता मंत्री बैठे हैं वो उनके लिए कर्मचारी हैं, यहाँ का महाराजा राजा जनता है। वोट की जब चोट पड़ती है तब उसको समझ में आ जाता है, समझ में आता है। लेकिन एक उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रस्तुत किया, बड़ा अजीब व गरीब उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब कांग्रेस के समय में जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो वो उदाहरण पेश करती थी कि आपातकाल लगा देती थी जब उनकी कोई बात नहीं मानता था। बीजेपी ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया राजनीति में कि जब हम जीत नहीं पाए तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ करके अपने साथ में मिला लें। बड़ी संख्या में पूरे भारत में बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों को तोड़ करके, राज्य स्तरीय पार्टियों को तोड़ करके बीजेपी ने अपने आप में मिलाया, अपने आप को मजबूत किया। क्या लगता है बीजेपी अब इस बार जो कमजोर साबित हो रही है, कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, इसके पीछे एक ये भी कारण है कि आपने जिन पार्टियों को खत्म किया उससे मेन कैडर जो था आपका वो कहीं ना कहीं नाराज हो गया? बिल्कुल निश्चित सी बात है। मैं इतने लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके परिवार के लिए, भाजपा परिवार के लिए मैंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उसके बावजूद एक पैराशूट कैंडिडेट आता है और वो आकर के बोलता है कि मैं तुम्हारा नेता। कैसे स्वीकार करेगा वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने पूरा जवानी, अपना बुढ़ापे तक सिर्फ इस इंतजार में निकाल दिया कि मेरे को टिकट मिलेगा या मैं किसी पद तक पहुंचूंगा। अगर ऐसी स्थिति आप करेंगे, पैराशूट कैंडिडेट चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो लेकर के आएगी, वो एकदम से किसी को ला करके आपके ऊपर नेता थोप देगी,
तो वहाँ का उस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो स्वीकार नहीं करेगा। श्रीमंत कांग्रेस से भाजपा में आए और भाजपा ने उनको स्वीकार किया। ऐसी स्थिति हर जगह नहीं बन सकती। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है श्रीमंत का कांग्रेस से भाजपा में आने का कि राजमाता सिंधिया जी के द्वारा मध्य प्रदेश की तो पूरी तरह से, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर की भी अपनी जेब से पैसे दे दे करके राजमाता ने बीजेपी को सींचा है। बिल्कुल सही बात है। राजमाता तो इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए रायबरेली चली गई थी और जब वो रायबरेली चुनाव लड़ने गई थी तो अटल जी ने, आडवाणी जी ने रोका था कि आप वहां क्यों जा रही हो, आप हार जाओगे। तो उन्होंने कहा था मैं वहां लड़ने जा रही हूं, हारने जीतने नहीं, लड़ाई होनी चाहिए। और राजमाता ने ये सिखाया था और सिंधिया जी उसी परिवार से आते हैं, इसलिए उनको तो आत्मसात कर लिया। पर बहुत सारे राष्ट्रीय और नेशनल और प्रादेशिक जो दल हैं उनके नेताओं को जब बीजेपी ने अपने साथ मिलाया तो शायद वहां के लोगों ने उनको नहीं अपनाया। इसी का दुष्परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है। जी हाँ, जो नॉर्मल सी बात है कि एकदम से जो कैंडिडेट आ जाए, आपको जो जनता जिसको जो अभी तक अपोजिशन में देखती आई है उसके खिलाफ रणनीति अपनाती हुई आई है जनता एवं पार्टी, वो एकदम से आ जाए तो नहीं संभल पाते इतनी जल्दी। श्रीमंत की बात अलग है कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है हमेशा से, तो जनता से जुड़े रहे किसी भी पार्टी का हो। श्रीमंत हमारे क्षेत्र के थे। 2018 में जो सीटें कांग्रेस को दी थी वो श्रीमंत की बदौलत मिली थी, कमलनाथ जी की बदौलत नहीं मिली थी। मेरा व्यक्तिगत ना श्रीमंत के साथ में कुछ वो है, ना कमलनाथ जी के साथ में किसी तरह का कोई द्वेष है। और वो उन्होंने उपचुनाव में भी साबित किया था। उन्होंने जब उपचुनाव हुआ उसमें साबित किया। और हमारी जो जनता था, जो ग्वालियर का या प्रदेश की जो जनता है, चौहान साहब ने जैसे एक शब्द बोला शुरू में कि बीजेपी तो मुख्यतः सवर्णों के द्वारा ही संचालित पार्टी है, सवर्णों के वोट से चलने वाली पार्टी है। तो श्रीमंत जब इधर आए तो सबने श्रीमंत का स्वागत किया। लोग शुरू से चाहते थे राजमाता का रूप श्रीमंत इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में देखना चाहते थे कि जिस तरह से राजमाता कार्य कर रही थी उस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कार्य करें हमारे लिए। इसलिए सबने स्वागत किया, उनको स्वीकार किया। और स्वीकार करने का नतीजा ये है कि जो उपचुनाव में जिताने के बाद अभी 150 से ज्यादा सीटें दी हैं। अभी आप बताइए कितनी सीटें यहां से लेकर मालवा तक श्रीमंत का बोलबाला जो है, बोलबाला है। लेकिन ये बोलबाला महाराष्ट्र में नजर नहीं आया प्रशांत जी, क्योंकि वहां भी जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा बीजेपी ने, भले ही सरकार बना ली, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वहां पर चुनाव हार रहे हैं और शिवसेना जो मेन है उद्धव ठाकरे वाली वो जीत रही है। शिवसेना देखिए क्या है, कभी भी पार्टी में नेता यहाँ से वहाँ होते हैं तो इसमें मेरा ये है कि दो तरीके के नेता होते हैं, एक पार्टी के नेता होते हैं और एक जनता के नेता होते हैं। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप किसी भी पार्टी से यहाँ से वहाँ हो वो एक अलग बात है, और जो जनता के नेता रहेंगे और जो जनता के साथ काम करेंगे, आपको बेसिक्स पर आना पड़ेगा, पब्लिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उसका काम करना ही पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा साहब, करना ही पड़ेगा, और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में जो राजनीति रही, जो माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी की जो राजनीति रही, और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए दो लोग आ गया है, और कहीं ना कहीं वो उद्धव जी की रही, फिर वो उसमें शिंदे जी ऐड होते हैं, फिर उसमें राज ठाकरे साहब ऐड होते हैं। तो क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग जुड़ने से वोटर कंफ्यूज भी होता है कि कहाँ वोट देना है। क्या पूरी तरीके से हिंदुत्व मुद्दा लेके चलेंगे और पूरी तरीके से उसको लेके चलेंगे? देखिए, सवर्णों का अपना वो है और सभी लोगों का अपना अपना योगदान है। तो बात यह है कि नेता जनता का हो, जनता के बीच का हो, जनता के साथ काम करने वाला हो, तभी वो सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे ग्वालियर के परिदृश्य में कहा जाता है, जो आसपास की जो सीटें थीं, जो विधायक वापस आए थे, वो पूरे विधायक जीते, उसमें से एक दो सीटों का अपवाद रहा, बाकी जीते। अगर सिंधिया जी काम करने वाले नहीं होते तो क्या उपचुनाव में इतना कॉन्फिडेंस होता है किसी में कि ठीक है आप खड़ा करिए, हम दोबारा जीतेंगे और पार्टी बदल के जीतेंगे? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हमने इस बात पर की कि हार के पीछे या जिस संख्या बल की बात करी जा रही थी 400 पार की, अगर हम 300 पार भी नहीं पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे क्या था, उसके लिए हमने बहुत अच्छी समीक्षा की और बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने व्यक्त किए। लेकिन अब मैं आ जाता हूं आगे की ओर। लगभग जो भी रहा हो परिणाम, लेकिन जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर के बनाने जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। मतलब संख्या उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी, ये तो सामने स्पष्ट होता जा रहा है। अब अगर सरकार बनती है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तीसरी बार, क्या आपको लग रहा है, क्या ये सबक लेकर के 5 साल का जो अब आगे कार्यकाल होगा वो किस तरीके का होने जा रहा है? मैं राजा चौहान जी से थोड़ा सा शुरुआत करूंगा इस बार।
क्या लगता है, आपने बताया बहुत सारे आंदोलन चले और उन आंदोलन का दुष्परिणाम यहाँ मिला, अब सबक तो ले लिया होगा, गहन चिंतन भी कर रहे होंगे कि कहाँ पर हमसे चूक हुई। आगे के 5 साल का रोड मैप अब क्या होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका, मुद्दा खत्म हो गया, धारा 370 हट चुकी, मुद्दा खत्म हो चुका। अब क्या ऐसा बीजेपी करने वाली है कि 5 साल के बाद फिर बीजेपी आए तो चुना जाए? देखिए, जैसा कि अभी लास्ट में जो बयानबाजी हुई जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि पीओके भी हम अपने साइड कर लेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है अपन अंदर की बात कर चुके हैं, और जो बाहरी मुद्दा है जो हमें चाहिए, देश को क्या होना चाहिए कि पीओके हमारी साइड आना चाहिए, ये जनता की मांग है। चूँकि पीओके में भी आंदोलन चल रहा है काफ़ी हद तक, और वहाँ के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी, उसमें एक माना गया है कोर्ट के द्वारा कि, और यहाँ इनके एडवोकेट जनरल द्वारा, जो पाकिस्तान के एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने ये माना गया है कि ये पीओके जो हिस्सा है वो हमारी भूमि नहीं है, ये भूमि हमारी अधिकृत भूमि नहीं है। तो ये वहाँ की वो जनता ही मान चुकी है। तो पहली जो स्टेप है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये करना चाहिए कि पीओके पहले अपने हिस्से में लेना चाहिए। अब इसके दुष्परिणाम भी होंगे नो डाउट, कि चाइना वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, तो चाइना को संभालने के लिए भारत को एक रणनीति अपनानी चाहिए। जी मेरा प्रस्ताव है कि पहले तो उनके प्रोडक्ट्स यहाँ से बंद होने चाहिए, और दूसरा जो जिसको कहते हैं कि उस तरफ चाइना चारों तरफ से जो तिब्बत की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी सिटीज़ के नाम रख रही है खुद द्वारा, उस पर लगाम लगाना चाहिए। तीसरा जो मंदिर का मुद्दा है मथुरा में, हम देखते आए हैं कि मंदिर के मुद्दे की तरफ भाजपा बहुत जाती आई है। इस वक्त शायद मंदिर का मुद्दा उन्होंने इतना उठाया नहीं, लेकिन हमारा निवेदन है इस चीज़ का कि जो मंदिर रह गए हैं वो मंदिर अपने सनातन धर्म के जो मंदिर थे उनको पूर्णतः रूप से सनातन धर्म को दे देना चाहिए। राजा जी, मैं इस बार थोड़ा सा टोकना चाहूँगा आपको कि जब अयोध्या में मंदिर बनाते हैं तो अयोध्या में हार जाते हैं, क्या डर नहीं रहेगा कि मथुरा में भी बनाया, मथुरा भी हार जाएंगे, जबकि हेमा मालिनी अभी तो जीत रही है? नहीं, मथुरा में जीत रहे हैं, हेमा मालिनी जी जीत गई हैं चुनाव, लेकिन ये डर की वजह से अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो फिर जाएंगे क्या सनातन धर्म वाले? फिर तो आप क्लियरली कह दीजिए कि भैया अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। तो ये बात है, तो फिर हम जनता अपने आप निर्णय ले लेगी, नई पार्टी की तरफ जाएगी जनता, उसके लिए वो तैयार रहें। दीप जी, आप कितनी सहमत हैं राजा जी की इस बात से कि आप हार गए भले ही, लेकिन मंदिर के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही मथुरा का मंदिर ही क्यों ना हो? और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बोला। हम अगर कहीं हार गए, कोई हमको वोट नहीं दे रहा है, तो हम अपनी प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति है कि मुझे वोट नहीं देना है। एक समाज विशेष अगर हमको वोट नहीं दे रहा है तो उसकी प्रवृत्ति है, पर मेरे समाज की भलाई करना मेरा काम है, तो उसकी प्रवृत्ति बदलने से मैं मेरी प्रवृत्ति को क्यों बदलूं? उसके प्रवृत्ति ना बदलने से, जब वो नहीं बदल रहा है कि मैं तुमको वोट नहीं दूंगा, तो मैं मेरी प्रवृत्ति क्यों बदलूं कि मैं भलाई नहीं करूंगा? बिल्कुल सत्यता ये है कि भाजपा को मंदिरों के मुद्दे पर पूरी तरह से काम करना चाहिए। इस समय जो सच में आवश्यक ज्ञानवापी का मुद्दा भी बहुत अच्छे से चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा है, अपने धार में भी एक भोजशाला का मुद्दा इस समय बहुत अच्छा, देखिए गलत नहीं है मुद्दा, खुदाई के दौरान वो पाया जा रहा है, जो प्रमाण, जो दावा है वो दावा सिद्ध हो रहा है। दूसरा, जो जैसे अभी बीजेपी ने, कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया, वो मुद्दा मुझे कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते लगता है कि वो मुद्दा सच में कांग्रेस ने सही बनाया। इसकी तरफ इसमें इनको सुधार की सख्त आवश्यकता है। हाँ, इन्हीं चीज़ों को लिखते हुए युवाओं के रोजगार की तरफ कार्य करें। पीओके क्या अब लग रहा है एक मुद्दा बनेगा, और अब उसको पीओके तो सर भारत का था, है और होना चाहिए, और ये अगर बीजेपी इन 5 साल में नहीं कर पाई, या रोड मैप उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाई अगले 5 साल में लाने के लिए, तो फिर पीओके के लिए आप भूल जाइए कि पीओके कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाए। सोनी जी, पीओके और कृष्ण जन्मभूमि आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कृष्ण जन्मभूमि से काफी जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। देखिए, अहम मुद्दा है। देखिए पीओके तो अहम मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से हम इन चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारी चीज़ें हैं, मतलब हम भारतवासियों की चीज़ें हैं और हमको मिलना चाहिए। एक खूबसूरत जगह है जहाँ लोग डर के जा नहीं पाते कई बार, ये फैक्ट है, अभी भी है, पर अब कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया है कि, लेकिन एक वो है कि हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें पूरी तरीके से हमको मिले। उसके बाद ये है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए काम करें, वो मामला जुडिशल का है और वो लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसमें एक एक्ट है, हमको भी पता है, 1947 का एक वर्कशिप एक्ट है, उसमें ये है कि जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा। राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था जिसको कोर्ट ने लिया,
और कृष्ण जन्मभूमि और उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग क्या है वो वे लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, रोड मैप के लिए ये ज़रूर कहूँगा मैं कि देश के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबका अपना एक विज़न रहा है। उस विज़न के तहत उन्होंने आने वाले 5 सालों में काम किया है। जैसे इंदिरा जी का मुद्दा बैंकिंग को लेके था, इनका मुद्दा अलग है और इस पर काम होए। बस एक जो भी विपक्ष में हो, विशेषकर कांग्रेस ही विपक्ष में रहने वाली है, पर इस बार कम से कम शौर्य का प्रमाण ना मांगे सेना से, ये ठीक नहीं लगता। सर, एक बात मैं आप सब लोगों से करना चाहूँगा, मेरा लगभग ये अंतिम प्रश्न भी होगा। हम जब भी मुद्दों पे बात करते हैं तो हमें पीओके नज़र आता है, राम मंदिर नज़र आता है, धारा 370 नज़र आती है, ज्ञान वापी नज़र आती है, हमें अयोध्या और कृष्ण की जन्मभूमि नज़र आती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मेन मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ आदिवासी गाँव में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से लोग पानी लेने जाते हैं और वो पानी इतना गंदा होता है जिसको शायद हम पिए नहीं और उस पानी को वो पी रहे हैं। जैसे कुएं में उतर करके 100-100, 150 आदमियों के फोटो और वीडियो हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ये जो विकास के मुद्दे हैं, भले ही स्मार्ट सिटी के नाम पर 100 सिटियां बनाई जा रही हों, भले ही स्मार्ट गांव बनाए जा रहे हों, लेकिन अगर मूलभूत चीज़ें भी अगर लोगों को नहीं मिल रही हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, कहीं स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, कहीं हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि उद्घाटन हो गया लेकिन बिल्डिंग नहीं बन पा रही, बहुत सारी चीज़ें हैं। विकास क्यों पीछे रह जाता है मुद्दों में? कहीं हम देखते हैं बहुत पीछे नजर आता है, विकास की कोई बात ही नहीं करता है मुद्दों में। जब भी हम बात करते हैं राजनीति स्तर पर, तमाम मुद्दे होते हैं विकास को छोड़ करके। क्या लग रहा है कि आप मोदी सरकार को विकास की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, ये वाली बात अगर बोला जाए आपकी पूरी तरह से कि विकास नहीं हो रहा है तो ये बात गलत होगी। विकास हर सरकार में होता है, हर सरकार का करने का तरीका अपना अपना होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। बट विगत 10 साल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इस बात को मैं निश्चित ही मानूंगा। हाँ, पर दूसरी ओर जो आप बात कह रहे हैं, आदिवासी गांवों की समस्याएं बिल्कुल जायज़ हैं वो, और उसके लिए केंद्र से ज़्यादा राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों को उसके ऊपर काम करना चाहिए और जो पुराने जल स्रोत हैं उनको फिर से चालू करने का प्रयास करें, रिचार्ज वाटर पर वो काम करें। इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ये केंद्र की तमाम स्कीमों को राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए और सबसे ज़्यादा सरकारों से ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ के प्रतिनिधि की होती है, क्योंकि प्रतिनिधि आपस में फीता काटने की होड़ में उस जनता के गला काटने को बिल्कुल नहीं चूकते हैं। उनके वहाँ तक वो उस योजनाओं का लाभ आने ही नहीं देते हैं। योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कमी रह जाती है। नहीं, देखिए, आपका पहला सवाल था कि विकास जो देखा जाए तो भाजपा सरकार में एक चीज़ तो बहुत अच्छी कि रोड हर जगह पहुंच गई, गांव-गांव तक रोड पहुंची है। विकास का बहुत बड़ा एक पॉइंट है रोड का कि गांव-गांव तक आप तो रोड पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है। अब बिजली कम आ रही ज़्यादा आ रही है वो बात का मुद्दा है, लेकिन पहुंच जरूर गई वहाँ तक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विकास का सबसे बड़ा अपन ये कहेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा जरूर है, जिसको ये मूलभूत तरीके से विपक्ष को बहुत अच्छे तरीके से उठाना चाहिए। क्योंकि भाजपा के जो सरकार बनेगी तो वो लोग तो नहीं कहेंगे कि भैया बेरोजगारी नहीं कहेंगे, विपक्ष को उठाना चाहिए। दूसरा, पानी की समस्या कही आपने कि पानी गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि जब विधायक थे राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से सवाल किया गया था कि विधानसभा में ऐसी कि वहाँ जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है वहाँ तक पानी का स्रोत होना चाहिए, हैंडपम्प से लेके इसके साथ साथ पेड़ लगाने का एक कानून लगाना चाहिए कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। जैसे कि अभी ग्वालियर में हम बैठे हैं तो यहाँ पर बैरक क्वार्टर है, यहाँ पर तोड़े गए हैं, यहाँ पर पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में काटे गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ के पेड़ बहुत सारे काट गए, चोरी छुपे। हाईकोर्ट ने कहा था कि चिन्हित पेड़ किए जाए, इनको नहीं काटा जाए, परंतु कागजों में दिखा के जो भी किया हो वहाँ पर हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि पेड़ों को काटने का कार्य यहाँ लगातार किया जा रहा है। पानी की बचाव अगर करना है तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, इस तरीके का कोई कानून पास करना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर डैम है वो और अच्छे तरीके से होने चाहिए, बनने चाहिए। चंबल का पानी ग्वालियर में इतने सालों से चुनाव में हर बार मुद्दा उठता है, चंबल का पानी ग्वालियर में नहीं आ पाया। अपन ग्वालियर की बात करें अगर, ऐसी हर जिले में कहीं ना कुछ ऐसी समस्या होती है पानी की जिससे भरपूर तरीके से पानी की समस्या सॉल्व की जा सकती है। ऐसे कई स्रोत हैं, उसको वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा, जैसे शर्मा जी ने कहा, वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। आपको वहाँ सरकार सैलरी दे रही है, जनता से आप उठ बैठ रहे हो, बीच में समस्या सुनने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं सीवर की समस्या यहाँ देखी जाती है, कई बार हो जाती है। यहाँ पर ग्वालियर में कई बार देखा गया है कि सीवर फुल हो जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सुनते नहीं है। नगर निगम कांग्रेस का है, यहाँ वहाँ पर सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ चल रहा है, आपस में यही चल रहा है कि दोनों को काम नहीं करने दे रहे। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए आप आइए ना आगे,
फीता काटने के चक्कर में बहुत बड़ी बात की कि फीता काटने के चक्कर में आप जनता का गला काट रहे हो। भैया आप जनता तक तो पहुंचाइए, जनता सब देख रही है कौन काम कर रहा है, आपको कहने से नहीं होगा, आपको थैले बांटने से नहीं पता चलेगा कि जनता ने सब देख रही है। थैले बांट दिया आपने, जनता को पता है थैले बांटे हैं या काम किया है, जनता सब देख रही है, वो काम देखेगी, इसलिए काम किए जाए जनता के फेवर में। अब 2024 आ गया है, आप देखिए कि बड़े बड़े देशों से हमारे देश टक्कर ले रहा है। 2024 के बाद आपको अपनी विचारधारा, काम करने का तरीका केंद्र सरकार को बहुत अच्छे तरीके से बदलना पड़ेगा। हम विकासशील देशों से विकसित देशों में आने के लिए हमको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत बड़े उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। स्मार्ट सिटी आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया, उस बहाने कम से कम सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, विकास हो रहा है, इस बहाने हो तो रहा है, कम से कम आपको करना पड़ेगा, दिखाने के लिए, आपको पॉइंट बनाने के लिए। यहाँ पर सौंदर्यीकरण, डिवाइडर का काम, रोड का काम, आसपास जो लाइटिंग का काम, वो काम करना पड़ेगा, वो काम होगा। अब उसमें भले ही कितना भी कुछ भी खाया जा रहा हो, जो भी हो रहा है, लेकिन काम तो हो ही रहा है, ये बात तय है। राम आ गए, राम राज्य आने वाला है, इस बार राम आ चुके हैं, अब राम राज्य आएगा। नहीं साहब, राम राज्य की तो कल्पना ही हो सकती है, वो एक विचार है और वो एक रेफरेंस है कि वैसा होना चाहिए, लेकिन जो राम जी ने किया वहाँ तक हो पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज के आखिरी वर्ग तक की सुनवाई थी। जब राम जी अपनी गद्दी पर नहीं थे तब उनके छोटे भाई समाज के आखिरी व्यक्ति उस धोबी की भी बात सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आप अगर आखिरी व्यक्ति को छोड़ देंगे तो मुश्किल रहेगा। और आप कभी भी देखिए संसदीय समितियां बनती हैं, उसमें बीजेपी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं और उसके बाद चीज़ें पटल पर आती हैं और योजनाएं लागू होती हैं। नीचे स्तर पर क्या होता है कि भाई वो महापौर कांग्रेस से हैं और वो बीजेपी से हैं, तो साहब सुनवाई नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो इतनी लंबी हो जाती हैं कि उसकी प्रोसीडिंग लंबी हो जाती है। तो विकास देखिए, प्रधानमंत्री जी विकास करेंगे ऊपर से और वो नीचे तक एक तरीके से जाता है, पर आप लास्ट यूज़र जो है, जिसके पास अप्रूविंग अथॉरिटी है, जिसको बैठना है, हालांकि अभी ई फाइलिंग का सिस्टम आ गया है गवर्नमेंट के अंदर में, तो उनको भी एक टाइम बिंग में रिप्लाई देना पड़ता है। तो आप अगर नीचे से काम करेंगे तो वो फिर ऊपर जाएगा, वो पूरा चैनल है, नीचे से काम करेंगे तो ऊपर तक जाएगा। और यही उम्मीद हम भारत सरकार से करेंगे। आने वाले समय में आपको एक अच्छी सरकार मिलने वाली है। निश्चित तौर पर सरकार की जो कमियां अभी रही होंगी वो आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। एक अच्छी गवर्नमेंट आपको मिले, अच्छा शासन आपको मिले, विकास आपका हो, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। अपने सभी हमारे जो यहाँ पर मेहमान हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय आपने हमें प्रदान किया। जिस तरीके के चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अंतिम परिणाम आने तक आधार लाइव आपको हर अपडेट देता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से, जब से वोटिंग शुरू हुई है, काउंटिंग शुरू हुई है सॉरी, तब से लेकर के अंतिम परिणाम आने तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल की कोई भी कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो उसको अपने मित्रों को, परिचितों को जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपके पास भी कोई सुझाव है, यदि आप भी इस चर्चा में आना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।